Good evening. Let's start with the topic underwriting of shares and debentures topic from TY semester 6 from financial accounting. Underwriting of shares and debentures. First, what is the meaning of underwriting? According to the SEBI regulations, underwriting means an arrangement with or without conditions to subscribe. To subscribe matlab to buy, to purchase to the securities of a body corporate. Corporate matlab joint stock company. When the existing shareholders of such a body corporate or the public do not subscribe to the securities offered to them. फिर से एक बार, what is the meaning of underwriting? So as per SEBI, Securities Exchange Board of India, according to SEBI regulations, underwriting means an arrangement with or without conditions to subscribe to the securities of a body corporate when the existing shareholders of such body corporate or the public do not subscribe to the securities offered to them. In shortcut, ये explanation लिखा हुआ नीचे. When a company makes the initial public offer, it may face the risk of under subscription. क्या होता है जब कोई कंपनी मार्केट में नया इशू लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो पब्लिक को ऑफर होता है. समझो मार्केट में कंपनी ने एक पब्लिक ऑफर लाया जिनको 1 लाख शेयर्स बेचने हैं, तो एज पर द एक्ट, एज पर द लॉ, कि उनका कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन जमा होना चाहिए. अगर 90% सब्सक्राइब नहीं होता, लोग अगर 90% तक नहीं खरीदते हैं, तो कंपनी को वो सारा पैसा रिफंड करना होता है. एज पर द लॉ, if subscription is not at least 90% of the offer amount, then all the application money needs to be refunded. मतलब अगर कोई कंपनी 1 लाख शेयर्स का आईपीओ लाती है, तो उनका 90,000 शेयर्स ये लोगों ने खरीदना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, नहीं तो पूरा प्रोसीजर स्क्रैप हो जाएगा. मतलब वो सारा जो पैसा जमा हुआ है, वो सारा का सारा पैसा हमको एप्लीकेंट्स को रिफंड करना होगा. सो टू अवॉइड द रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एंड रिफंड, कंपनीज में सीक द हेल्प ऑफ अंडरराइटर्स. तो इससे बचने के लिए कि लोग अगर नहीं खरीदते हैं तो पैसा वापस करना होगा, इससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है. अंडरराइटर्स आर द पर्सन हु गिव्स द गारंटी. क्या गारंटी देते हैं कि लोगों ने अगर नहीं खरीदा है तो ये अंडरराइटर्स खरीदेंगे. मतलब अंडरराइटर्स मस्ट बी फाइनेंशियली साउंड. हमारे इंडिया में ये अंडरराइटिंग का काम बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करती है, जैसे LIC है, IDBI है, ICICI है. तो ये लोग जो है अंडरराइटिंग का काम करते हैं, या फिर कोई बैंक्स करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके पास फाइनेंस होता है. If the whole or part of the securities of the company is not applied for by the public, the underwriters themselves take up the balance. Say for example, अगर 1 लाख का इशू मार्केट में लाया है और लोगों ने सिर्फ 60,000 के शेयर्स ही खरीदे हैं, तो बचा हुआ 40,000 जो लोगों ने नहीं खरीदा शेयर्स, वो कौन खरीदेगा, अंडरराइटर्स खरीदेंगे. So that is a guarantee given by the underwriters, जिसके बदले में उनको कमीशन मिलता है. Next concept is mark applications and unmarked application. Now what is the meaning of mark application? Application forms stamped with the name of the underwriter are known as mark application. मतलब जब अंडरराइटर्स अपॉइंट होते हैं तो उनका लायबिलिटी भी फिक्स करना होता है कि उनको कितने शेयर्स खरीदने होंगे. तो जो शेयर्स का एप्लीकेशन अंडरराइटर के थ्रू आएगा, मतलब समझो अंडरराइटर ए है, तो जिस एप्लीकेशन फॉर्म पर ए का स्टैंप लगा होगा, इसका मतलब वो जो एप्लीकेशन आया है वो किसके थ्रू आया, अंडरराइटर ए के थ्रू आया. तो अंडरराइटर ए का लायबिलिटी उतना कम हो जाएगा. द बेनिफिट ऑफ मार्क एप्लीकेशन इज गिवन टू द कंसर्न अंडरराइटर. ये आपको ज्यादा समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड व्हाट इज अनमार्क एप्लीकेशन? मतलब कंपनी के पास एप्लीकेशन तो आया है, लेकिन उस पर किसी भी अंडरराइटर का स्टैंप नहीं है. रिमेंबर, अंडरराइटर्स आर डिफरेंट देन द ब्रोकर्स. ब्रोकर्स अलग होते हैं, अंडरराइटर्स अलग होते हैं. तो यहाँ पर अनमार्क एप्लीकेशंस, तो ऐसे एप्लीकेशन जो कंपनी को एप्लीकेशन तो मिला है शेयर का, लेकिन उस पर किसी भी अंडरराइटर का स्टैंप नहीं है. ब्रोकर का हो सकता है, अंडरराइटर का स्टैंप नहीं है. सो दोज एप्लीकेशंस which do not bear the stamp of the underwriter are known as unmarked application. The benefit of unmarked application is given first to the company to the extent of the issue not underwritten, if any. इसका मतलब क्या है? तो समझो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स का इशू निकाला है
और अंडरराइटर्स ने गारंटी 60,000 शेयर्स का ही दिया है, मतलब बचे हुए 40,000 के लिए कंपनी ने कोई अंडरराइटर अपॉइंट नहीं किया है, तो उस 40,000 के लिए कंपनी इटसेल्फ इज अंडरराइटर। तो ये जो अनमार्क एप्लीकेशन है उसका बेनिफिट पहले कंपनी को जाएगा। अगर इशू फुल्ली अंडर रिटर्न है, मतलब 1 लाख शेयर्स हमने इशू करने के लिए निकाले हैं और अंडरराइटर्स ने गारंटी भी 1 लाख का दिया है, तो इन दैट केस the benefit of surplus unmarked application will be given to the underwriters in the ratio of their gross liability। तो ये मार्क एप्लीकेशन क्या होता है, अनमार्क क्या होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, बेनिफिट कैसे देना है, दैट विल कम टू नो व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन। होप यहाँ तक आपको इतना समझ में आया होगा व्हाट इज अंडरराइटिंग, व्हाट इज मार्क एप्लीकेशन एंड व्हाट इज अनमार्क एप्लीकेशन। सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। Now this is a question adopted from CA Inter May 2008 paper। CA Inter एग्जाम पहले तो हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में TYV का मुझे चैप्टर ही नहीं था। It was introduced 2-3 years back only। Albert Limited issued 50 lakhs equity shares of 10 each। Albert Limited is a body corporate company है जिन्होंने कितने शेयर्स बेचने के लिए निकाले, 50 lakhs of rupees 10 each। The whole issue was underwritten by A, B and C as follows। पूरा का पूरा 100% इशू, ये पूरे 50 लाख शेयर्स क्या किया है, इशू वाज अंडररिटन बाय ए, बी एंड सी, मतलब कंपनी ने इन तीनों को अंडरराइटर अपॉइंट किया है। ए ने गारंटी दिया 15 लाख शेयर्स का, बी ने गारंटी दिया 25 लाख शेयर्स का, सी ने गारंटी दिया 10 लाख। आप टोटल करोगे 15 प्लस 25 दैट इज 40 प्लस 10 50 लाख, पूरा 50 लाख का गारंटी है। मतलब लोगों ने एक भी शेयर्स नहीं खरीदा, लोगों ने एक भी शेयर्स नहीं खरीदा, तो A will buy 15 lakhs, B will buy 25 lakhs, C will buy 10 lakh shares, that is the guarantee। Applications were received for 48,50,000 shares। देखो कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन कितना है, 48,50,000 शेयर्स। कंपनी ने शेयर्स कितने बेचने के लिए निकाले, 50 लाख। 50 लाख में से 48,50,000 का एप्लीकेशन आ चुका है, मतलब आपको आंसर यहाँ पर ही मिल गया है कि 1.5 लाख का लायबिलिटी होगा ये तीनों का मिलाकर। 50 लाख में से 48,50,000 का तो एप्लीकेशन आ ही गया है, मतलब कितना शॉर्टेज है, 1,50,000। मतलब ए, बी और सी को मिलाकर, ए, बी और सी को मिलाकर टोटल लायबिलिटी जो आएगा वो 1,50,000 का आएगा। आपको यहाँ पर फाइनल आंसर मिल गया। देखो यहाँ पर फाइनल आंसर जो होगा, यहाँ पर नेट लायबिलिटी 1,20,000 प्लस 30 1,50,000। आपको ये आंसर यहाँ पर क्वेश्चन में ही मिला कि टोटल शेयर्स इशू कितना किया है, 50 लाख, जिसमें से 50 लाख मतलब 100% गारंटी है, और कंपनी को एप्लीकेशन मिला वो 48,50,000 का है। मतलब 1.5 लाख एप्लीकेशन कब मिला है, तो ये 1.5 लाख शेयर्स ए, बी और सी को मिलाकर लेना होगा। ऑफ विच द मार्क एप्लीकेशंस वेर एज फॉलोज। तो 48,50,000 में से जिस पर स्टैंप लगा हुआ है, जिस पर स्टैंप लगा हुआ है ए का, बी का, सी का, ऐसे कितने शेयर्स है, तो ए के 12 लाख शेयर्स है, बी के 25 लाख है, सी के 8,50,000 शेयर्स है। ए का 12 लाख का स्टैंप है, ए ने 15 लाख का गारंटी दिया था, मतलब 3 लाख गारंटी बाकी है। बी ने 25 लाख का दिया था, 25 लाख पूरा बेचा है। एंड सी 10 लाख में से 8.5 लाख, मतलब इसका 1.5 लाख बाकी है। तो ए का 3 लाख बाकी है, सी का 1.5 लाख बाकी है। यहाँ पर अंडरराइटर्स का जो स्टैंप लगा हुआ है उसके हिसाब से उनके गारंटी में। तो ये मार्क एप्लीकेशन जिस पर स्टैंप लगा हुआ है, कैलकुलेट। अच्छा, फिर उसमें अनमार्क कितना होगा, तो 48,50,000 ये टोटल एप्लीकेशन है, जिसमें से 12 लाख प्लस 8 लाख 20,50,000 हो गया, 25 लाख 20 प्लस 25 45 लाख 50,000, 45 लाख 50,000 ये मार्क एप्लीकेशन जिस पर स्टैंप लगा है। तो अनमार्क एप्लीकेशन कितना होगा, देखो अनमार्क एप्लीकेशन इज इक्वल टू टोटल एप्लीकेशंस 48,50,000 माइनस मार्क एप्लीकेशन 45,50,000, जिस पर स्टैंप नहीं लगा है लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन मिला है, ऐसे कितना है 3 लाख। जिस पर स्टैंप नहीं लगा है लेकिन एप्लीकेशन तो आ चुका है, ऐसे कितने हैं 3 लाख। कैसे कैलकुलेट हुआ, सो टोटल 48,50,000 का एप्लीकेशन है टोटल, जिसमें से स्टैंप वाले कितना है, सो 12 लाख प्लस 25 लाख प्लस 8,50,000 दैट इज 45,50,000। तो 48,50,000 में से 45,50,000 मार्क वाला है, स्टैंप वाला, तो बिना स्टैंप वाला कितना है 3 लाख, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अनमार्क एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अनमार्क एप्लीकेशन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन अप बाय द अंडरराइटर्स। हमको कैलकुलेट करना है कि कौन से अंडरराइटर को कितने शेयर्स खरीदने होंगे। हमको क्या कैलकुलेट करना है, कौन से अंडरराइटर्स को कितने शेयर्स खरीदने होंगे। और आगे लिखा है
unmarked applications are to be distributed among the underwriters in the ratio of their gross liability. Unmarked applications are to be distributed, जिस पर कोई स्टैम्प नहीं है, ऐसे एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किसमें, अंडरराइटर्स में, कौन से रेशियो में, इन रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी। ये उनका ग्रॉस लायबिलिटी है, ये उनका टोटल लायबिलिटी है, ग्रॉस लायबिलिटी, ये उनका ग्रॉस लायबिलिटी है। अब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको दो आंसर्स तो इधर ही मिल गए, देखो कौन से दो आंसर्स। टोटल इशू 50 लाख का है, टोटल इशू 50 लाख का है और टोटल एप्लीकेशन 48,50,000 का है। मतलब आपका जो फाइनल लायबिलिटी आएगा, आपका जो फाइनल लायबिलिटी आएगा वो 1.5 लाख का ही होना चाहिए। ये पहला आंसर। दूसरा आंसर, बी ने 25 लाख का गारंटी दिया था, बी ने 25 लाख के शेयर्स बेचे भी है, तो इसका मतलब बी का फाइनल लायबिलिटी नहीं आना चाहिए, बी का फाइनल लायबिलिटी नहीं आना चाहिए। ये दोनों आंसर मैं आपको आंसर में लिखा था, देन हम लोग आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो आपके आंसर में टोटल लायबिलिटी 1.5 लाख का है और उसमें से बी का लायबिलिटी 0 है। बी का लायबिलिटी कितना है, 0 है, और टोटल लायबिलिटी कितने का है, 1.5 लाख का है। कहां से आंसर निकाला हमने, ये देखो आपको क्वेश्चन में ही आंसर्स मिल जाएंगे। टोटल इश्यू 50 लाख का है, जिसमें से 48,50,000 एप्लीकेशन मिला है, मतलब 1.5 लाख का शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल है। तो मतलब ये अंडरराइटर्स को मिलाकर 1.5 लाख शेयर्स खरीदने होंगे, जिसमें से बी ने 25 लाख का गारंटी दिया था और बी ने 25 लाख के शेयर्स बेचे भी है। मतलब बी का गारंटी खत्म हो गया, बी ने सारे शेयर्स बेचे हैं, बी हैज फुलफिल्ड हिज कॉन्ट्रैक्ट। तो जो लायबिलिटी बचा वो किसका है, ए और सी का है। मतलब बचा हुआ जो 1.5 लाख है वो ए और सी को ही खरीदना होगा। यहां तक आपको समझ में आया क्या? हैव यू अंडरस्टूड अप टू दिस? सो नाउ कंटिन्यूइंग विद द आंसर, स्टेटमेंट बनाएंगे। दिस इज अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, तो हमने पहले लिखा पर्टिकुलर्स बेसिस 3 अंडरराइटर्स के नाम ए, बी एंड सी। क्या गारंटी दिया था, ग्रॉस लायबिलिटी। क्या गारंटी दिया था, देखो 15 लाख, 25 लाख, 10 लाख। 15 लाख, 25 लाख, 10 लाख मिलाकर टोटल 50 लाख का गारंटी है। फुल अंडरराइटिंग, फुल अंडरराइटिंग, जितना शेयर्स बेचने के लिए निकला वो पूरा गारंटी है। फुल अंडरराइटिंग। कौन से रेशियो में, 3:5:2। कहां से है 3:5:2? सारे जीरो निकालते हो तो हो गया 15, 25, 10, 15, 25 एंड 10। 5 से डिवाइड करते हो तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो 3:5:2। ये रेशियो आ गया ग्रॉस लायबिलिटी का, ये रेशियो आ गया ग्रॉस लायबिलिटी। मतलब ए ने गारंटी दिया 15 लाख का, बी ने 25 लाख का, सी ने 10 लाख का, टोटल 50 लाख का गारंटी है। अब जो एप्लीकेशन है उसमें से ए का आ गया 12 लाख, बी का 25 लाख, सी का 8,50,000 है। तो पहले वो लायबिलिटी में से माइनस करेंगे। तो लेस मार्क एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन जिस पर अंडरराइटर का स्टैंप लगा हुआ है, एक्चुअल जो दिया है वो 12 लाख, 25 लाख, 8,50,000 मिलाकर हो गया 45,50,000। तो 15 में से 12 लाख माइनस हुआ, ए का लायबिलिटी बचा 3 लाख, बी का लायबिलिटी हो गया 0, सी का लायबिलिटी हो गया बचा 1,50,000। टोटल मिलाकर लायबिलिटी बचा 4,50,000। अब माइनस करेंगे अनमार्क एप्लीकेशन। तो ये अनमार्क एप्लीकेशन हमको मिला कहां से, टोटल एप्लीकेशन था 48,50,000 जो टोटल आया है, उसमें से स्टैंप लगा हुआ है 45,50,000 का। मतलब 3 लाख के एप्लीकेशन ऐसे जिस पर कोई स्टैंप लगा हुआ नहीं है, 3 लाख के एप्लीकेशन ऐसे जिस पर कोई स्टैंप लगा हुआ नहीं है। तो ये जो अनमार्क एप्लीकेशन है, ये अनमार्क एप्लीकेशन है जिसको क्वेश्चन में लिखा है unmarked applications are to be distributed among the underwriters in the ratio of their gross liability। unmarked application को अंडरराइटर्स के बीच में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। ये अनमार्क एप्लीकेशन है, टोटल 3 लाख, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो है 3:5:2। तो इस रेशियो में डिवाइड करेंगे 3:5:2, 3 + 5 8 + 2 10। मतलब 3 लाख को डिवाइड करना होगा 10 से, तो 30,000 आएगा, 30,000, 30,000 multiplied by 3 90,000, 30,000 multiplied by 5 1,50,000, 30,000 multiplied by 2 60,000। ये जो अनमार्क एप्लीकेशन 3 lakhs, उसको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड करना है 3:5:2। 3 + 5 2, 3 + 5 8 + 2 10। 3 lakhs को डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 30,000, 30,000 multiplied by 3 90,000, 30,000 multiplied by 5 1,50,000, 30,000 multiplied by 2 that is 60,000। अब ये माइनस करेंगे तो 3 लाख में से 90,000 का क्रेडिट माइनस करेंगे तो लायबिलिटी बचेगा 2,10,000। इसका तो लायबिलिटी 0 था, क्रेडिट मिला 1,50,000 का, तो 1,50,000 माइनस में आ गया, मतलब एक्स्ट्रा आ गया।
1,50,000 बाकी था, 60,000 का क्रेडिट मिला, 90,000 का लायबिलिटी बाकी है। तो अभी ए का लायबिलिटी बाकी है 2,10,000 का, सी का लायबिलिटी है 90,000 का, तो ये लायबिलिटी बाकी बचा। लेकिन अभी बी का तो क्रेडिट आ गया, बी का लायबिलिटी नहीं था फिर भी इसको क्रेडिट मिला 1.5 लाख का। तो ये जो एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, ये एक्सेस बी का जो एक्सेस है वो हम लोग ए और सी को क्रेडिट देंगे। तो लेस क्रेडिट ऑफ बी एडजस्टेड, ये बी का जो आंसर माइनस में आ रहा है उसका क्रेडिट किसको देंगे, ए और सी को देंगे। ये 1.5 लाख ए और सी में उनके रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ए और सी का रेशियो क्या है, 3:2। ए और सी का रेशियो क्या है, 3:2। तो ये 1.5 लाख को कौन से रेशियो में डिवाइड करना होगा, 3:2। तो 3 + 2 कितना हुआ, 5। 3 + 2 कितना हुआ, 5। तो 1,50,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, 1,50,000 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 30,000। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 90,000, 30,000 टू मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 60,000 और इसका क्रेडिट माइनस कर दिया। 1,50,000 माइनस 1,50,000 प्लस 0 हो गया। सो 2,10,000 में से 90,000 माइनस हुआ, बचा 1,20,000। 90,000 में से 60,000 माइनस हुआ, बचा 30,000। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 90,000 प्लस 60,000 1,50,000 माइनस 1,50,000 प्लस, सो 1,50,000 माइनस 1,50,000 प्लस, तो ये 0। तो अल्टीमेटली लायबिलिटी 1,50,000 का, जिसमें से ए को खरीदना होगा 1,20,000 और सी को खरीदना होगा 30,000। बी को शेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं है एंड अल्टीमेटली उनको शेयर्स कितने खरीदने होंगे, 1,50,000। कितने शेयर्स खरीदने होंगे, 1,50,000। Now this is a question adapted from CS Enter। पहले वाला था सी एंटर, ये CS Enter। ए लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स बेचने के लिए निकाला है। द होल ऑफ द इशू वाज अंडररिटन, 100% गारंटी मिला है। एक्स ने गारंटी दिया 40%, वाई ने 30%, जेड ने 30%। अब देखोगे 40 + 30 70 + 30 100%, मतलब पूरा का पूरा इशू हमने क्या किया, अंडररिटन किया हुआ है। कंपनी हैज कंप्लीटली अंडररिटन दिस इशू। एक्स ने गारंटी दिया 40% का मतलब 40,000, वाई ने गारंटी दिया 30%, तो 1 लाख का 30% मतलब 30,000। जेड आल्सो गिवन द गारंटी ऑफ 30% मतलब 30,000। तो एक्स ने गारंटी दिया 40,000 का, वाई ने 30,000, जेड ने 30,000। इसका मतलब क्या है कि कंपनी पब्लिक ने अगर एक भी शेयर्स नहीं खरीदा तो एक्स खरीदेगा 40,000 शेयर्स, वाई 30,000 शेयर्स और जेड 30,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड इन ऑल। टोटल एप्लीकेशन कितने आए, 80,000 के आए। तो आपको फाइनल आंसर मिल गया कि 1 लाख में से 80,000 आया मतलब 20,000 का शॉर्टफॉल है, तो हमारा फाइनल आंसर 20,000 का होना चाहिए। अब देख सकते हो फाइनल आंसर यहाँ पर 20,000 है। फाइनल आंसर इज ऑफ 20,000। 1 लाख का इशू है जिसमें से 80,000 के शेयर्स का एप्लीकेशन आ चुका है, मतलब शॉर्टफॉल 20,000 का, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो 20,000 होना चाहिए। नेक्स्ट, आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स हैड द स्टैम्प ऑफ एक्स। 20,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन पर एक्स का स्टैम्प था, मतलब ये मार्क एप्लीकेशन हुआ। दोस फॉर 10,000 शेयर्स हैड द ऑफ वाई। 10,000 एप्लीकेशन पर वाई का स्टैम्प था और 20,000 पर जेड का स्टैम्प था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर किसी का भी जीरो नहीं होगा। एक्स का लायबिलिटी 40,000 का था, उसमें से 20,000 यह है, मतलब एक्स का लायबिलिटी बाकी है। वाई का लायबिलिटी 30,000 का था, उसमें से 10,000 है, मतलब उसका भी लायबिलिटी बाकी है। और जेड का लायबिलिटी 30,000 शेयर्स का था, जिसमें से 20,000 यह है, मतलब जेड का भी लायबिलिटी बाकी है। इसका मतलब आंसर में देखो तीनों का लायबिलिटी आ गया। पिछले क्वेश्चन की तरह किसी का भी जीरो नहीं हुआ। द रिमेनिंग एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स डिड नॉट बेयर एनी स्टैम्प। बचे हुए 30,000 पर किसी का भी स्टैम्प नहीं था, मतलब ये अनमार्क एप्लीकेशन हुआ। ये कौन सा हुआ, अनमार्क एप्लीकेशन। देखो टोटल एप्लीकेशन 80,000 था, जिसमें से ये 20,000 + 10,000 30 + 20 50,000, 50,000 एप्लीकेशन पर स्टैम्प लगा हुआ है। तो 80,000 में से 50,000 माइनस करते हो तो बचे हुए 30,000 शेयर्स पर किसी का भी स्टैम्प नहीं है, तो ये अनमार्क हुआ। तो ये लाइन नहीं भी दिया होता तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि अनमार्क कितना होगा, 30,000। कैसे, टोटल एप्लीकेशन 80,000 एंड मार्क एप्लीकेशन 20 + 10 30 + 20 50,000। तो टोटल एप्लीकेशन 80,000 माइनस मार्क एप्लीकेशन 50,000, बचा हुआ अनमार्क एप्लीकेशन 30,000। ये क्वेश्चन में लाइन दिया है, लाइन नहीं भी होता तो भी आपका अनमार्क एप्लीकेशन होता 30,000 शेयर्स। शो द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स।
अभी इस क्वेश्चन में क्या नहीं है वो मैं बता रहा हूँ, व्हाट इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन। हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें लिखा था अनमार्क एप्लीकेशंस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अंडरराइटर इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी। नाउ दिस लाइन इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन, ये लाइन इसमें नहीं है। तो जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में देखो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अनमार्क एप्लीकेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। ये जो अनमार्क एप्लीकेशन जिस पर किसी का स्टैंप नहीं है, वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी भी एक मेथड से आउट ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। तो दो तरीके हैं जिसमें से कोई भी एक तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो भी मेथड अप्लाई करेंगे उसके बारे में हमको नोट लिखना होगा कि विच मेथड वी हैव फॉलोड। तो वो दो मेथड कौन से है, तो पहला मेथड है अनमार्क एप्लीकेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अंडरराइटर्स इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से। और दूसरा है अनमार्क एप्लीकेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अंडरराइटर्स इन द रेशियो ऑफ लायबिलिटी आफ्टर क्रेडिट ऑफ मार्क एप्लीकेशन। मतलब मार्क एप्लीकेशन का क्रेडिट देने के बाद जो लायबिलिटी बचता है उस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों मेथड के हिसाब से आंसर कैसे होगा वो देख लेते हैं। होपफुली आपको ये पहले क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या है, राइट। तो अभी आंसर में जाते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी लिखते हैं पहले, 1 लाख का 40% मतलब 40,000, 30% 30,000, 30% 30,000। हमारा पहला जो मेथड है अनमार्क एप्लीकेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अंडरराइटर्स इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे। ग्रॉस लायबिलिटी तीनों का 40,000, 30,000, 30,000, टोटल 1 लाख, जिसमें से मार्क एप्लीकेशन 20,000, 10,000, 20,000 वो लिस्ट कर दिया। मार्क एप्लीकेशन एक्चुअल 20,000, 10,000, 20,000 मिलाकर 50,000। तो बैलेंस आ गया, 40 में से 20 गया 20, 30 में से 10 गया 20, 30 में से 20 गया 10, तो 50,000 बैलेंस लेस अनमार्क एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन में लिखा है अनमार्क एप्लीकेशन कितना है 30,000, कितना है 30,000 अनमार्क है। और हमारा पहला मेथड जो हमने अजम्पशन किया है कि अनमार्क एप्लीकेशन को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस लायबिलिटी क्या है 4:3:3, ये सारे जीरो मिटा दोगे तो रेशियो मिलेगा 4:3:3। तो ये 30,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे 4:3:3। तो 4 + 3 या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो 30,000 का 40%, 30,000 का 30%, 30,000 का 30%, क्योंकि आपको रेशियो लिखा था ना कितना परसेंट 40%, 30%, 30%। तो वैसे आप 30,000 का 40% निकालोगे 12,000, 30,000 का 30% 9,000, 30,000 का 30% 9,000। तो 20,000 में से 12,000 चला गया, 8,000 शेयर्स एक्स को खरीदने होंगे। 20,000 में से 9,000 चला गया, 11,000 वाई को खरीदने होंगे। और 10,000 में से 9,000 चला गया, 1,000 शेयर्स जेड को खरीदने होंगे। तो एक्स को खरीदना होगा 8,000 शेयर्स, वाई को खरीदना होगा 11,000 शेयर्स, जेड को खरीदना होगा 1,000 शेयर्स, मिलाकर तीनों को मिलाकर 20,000 के शेयर्स खरीदने होंगे। अब यहाँ पर किसी का भी आंसर माइनस में नहीं आया। अगर वो माइनस में आता तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करते, माइनस में आता तो उसका क्रेडिट एडजस्ट करते, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, माइनस नहीं आ रहा है अंदर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। ये था मेथड 1। अब मेथड 2, दूसरा मेथड क्या है, सो मेथड 2 unmarked applications are distributed among the underwriters in the ratio of liability after credit of mark application। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। पहले एज इट इज हमने ग्रॉस लायबिलिटी का 40%, 30%, 30%, 40, 30, 30, 1 लाख लेस मार्क एप्लीकेशन एक्चुअल जो था क्वेश्चन में 20,000, 10,000, 20,000, so 20,000, 10,000, 20,000, 50, तो बैलेंस बचा 20,000, 20,000, 10,000। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई और जेड का मार्क एप्लीकेशन कैंसिल करने के बाद का लायबिलिटी जो है, तो एक्स को अभी खरीदना है 20,000 शेयर्स, वाई को खरीदना होगा 20,000 शेयर्स और जेड को खरीदना होगा 10,000 शेयर्स। उनका रेशियो निकालेंगे तो सारे जीरो से निकालते हो तो रेशियो बचेगा 2:2:1। सो बैलेंस का रेशियो क्या निकला 2:2:1। ये कौन सा लायबिलिटी है, आफ्टर गिविंग क्रेडिट टू मार्क एप्लीकेशन। दिस इज द लायबिलिटी आफ्टर गिविंग क्रेडिट फॉर मार्क एप्लीकेशन।
तो अनमार्क एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में, रेशियो ऑफ लायबिलिटी आफ्टर गिविंग क्रेडिट ऑफ मार्क एप्लीकेशन। तो मार्क एप्लीकेशन का क्रेडिट देने के बाद जो लायबिलिटी बचता है उस रेशियो में हमको किसको डिवाइड करना है, अनमार्क एप्लीकेशन को। तो अनमार्क एप्लीकेशन कितना क्वेश्चन में लिखा है 30,000, जिसको हमने पहले कौन से रेशियो में डिवाइड किया था, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। ये तो हमारा पहला मेथड ग्रॉस लायबिलिटी। दूसरा मेथड कौन सा है, इसको डिवाइड करेंगे लायबिलिटी में, कौन से वाले हैं, रेशियो ऑफ लायबिलिटी आफ्टर क्रेडिट ऑफ मार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन का क्रेडिट देने के बाद का जो लायबिलिटी बचा है 20,000 20,000 10,000, सो 2:1, तो उस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ये 30,000 को डिवाइड किया कौन से रेशियो में, 2:1, 2 2 4 और 1 5, तो 30,000 को डिवाइड किया 5 से तो आ गया 6,000, तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 12,000, 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 12,000, 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 6,000, तो 20,000 माइनस 12,000 8,000, 20,000 माइनस 12,000 8,000, 10,000 माइनस 6,000 4,000। तो इसका मतलब हुआ एक्स को खरीदना होगा 8,000 शेयर्स, वाई को खरीदना होगा 8,000 शेयर्स, जेड को खरीदना होगा 4,000 शेयर्स, और तीनों को मिलाकर खरीदने होंगे 20,000 शेयर्स। तीनों मिलाकर खरीदना होगा 20,000 शेयर्स। सो अल्टीमेटली आंसर विल रिमेन द सेम 20,000, लेकिन तीनों का लायबिलिटी का आंसर चेंज हो जाएगा। अगर 8,000 8,000 और 4,000, ये जो मेथड था कौन सा मेथड, रेशियो ऑफ लायबिलिटी आफ्टर क्रेडिट ऑफ मार्क एप्लीकेशन। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ये लिखा नहीं होगा कि अनमार्क एप्लीकेशन को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, यू कैन टेक एनी वन ऑफ दिस टू मेथड्स। लेकिन स्पेसिफिकली और ज्यादा आपको जो अजम्पशन करना है, अब जो भी अजम्पशन करोगे उसके बारे में आपको नोट लिखना है, लेकिन ज्यादातर आपका अजम्पशन यही होना चाहिए कि अनमार्क एप्लीकेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, जो हमने यहाँ पर थ्योरी में भी लिखा है कि अनमार्क एप्लीकेशन इन केस ऑफ सरप्लस, द बेनिफिट ऑफ सरप्लस अनमार्क एप्लीकेशंस will be given to the underwriters in the ratio of gross liability। तो इसका मतलब हुआ कि जिस क्वेश्चन में लिखा होगा कि अनमार्क एप्लीकेशन को रेशियो ऑफ लायबिलिटी आफ्टर क्रेडिट ऑफ मार्क एप्लीकेशन इस रेशियो में डिवाइड करो, उसी में ही अप्लाई करना है। मतलब बाकी सारे क्वेश्चन में चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो, कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जिसमें अनमार्क एप्लीकेशन के बारे में लिखा था, हाउ इट इज टू बी एडजस्टेड, और दूसरा क्वेश्चन जिसमें अनमार्क एप्लीकेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं लिखा था, वेयर वी कैन अप्लाई एनी वन मेथड ऑफ दिस टू, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबली आपको कौन सा मेथड यूज करना है, रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।